साथियों, वेलकम बैक। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। चलिए 66 बीपीएससी सचिवालय सहायक, बिहार दरोगा मेंस, इन सब को ध्यान में रख करके जो हम प्रिपरेशन करा रहे थे ऑफलाइन क्लासेज में, उसी को लॉकडाउन के समय हम कंटिन्यू करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आप लोगों की पढ़ाई में कोई बाधा ना हो, निरंतरता बनी रहे और कंटिन्यूटी के साथ आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। जब एग्जाम आए तो किसी भी तरह का आपको परेशानी ना हो, क्योंकि आपको पता होगा बहुत पुरानी कहावत है, स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। अगर धीरे धीरे भी चलें और लगातार चलते रहें तो निश्चित तौर पर मंजिल मिल जाती है। तो चलिए आज हम बात करेंगे जनरल साइंस समान विज्ञान के अंतर्गत फिजिक्स का जो टॉपिक चल रहा था उसी से आगे हम चले, जिसमें हम पढ़ रहे थे यही टॉपिक चल रहा था, इनर्शिया, फोर्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो जिसमें हम न्यूटन के गति के नियम बता रहे थे और हमने कहा था कि न्यूटन ने अपने पुस्तक प्रिंसिपिया में 1687 ईस्वी में गति को समझाने के लिए एक एक कर 3 नियम दिए, जिसमें पहला नियम की मैं चर्चा कर चुका हूं, जिसके बारे में पता चला कि एक ऐसा नियम था जिसके द्वारा दुनिया को पहली बार एक नई भौतिक राशि का कॉन्सेप्ट आया, एक नई फिजिकल क्वांटिटी का। और वो भौतिक राशि के बारे में पता चला एक क्वांटिटी होता है, राशि, जिसको हम बल कहते हैं, जिसके बारे में मैंने कहा था कि बल के बारे में परिभाषा या डिफिनेशन क्या होता है ये प्रथम नियम से पता चलता। तो सबसे पहले प्रथम नियम के अंतर्गत ही इसको देखें कि बल के बारे में क्या कहा न्यूटन ने। तो बल जो पता चला कि किसी भी पिंड का जो जड़त्व होता है उसको भंग करने के लिए, जड़त्व को तोड़ने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए जिसको हम बाह्य बल या बल कह सकते हैं। तो बिना बल लगे जड़त्व टूटता नहीं है। तो जो जड़त्व को भंग कर दे, जड़त्व से पिंड को हटा दे और उसकी स्थिति को परिवर्तित कर दे, वही क्वांटिटी बल है। क्योंकि इसी के बारे में न्यूटन ने कहा था कि पिंड विराम में है तो विराम में रहेगा और एक समान गति से चल रहा है तो चलते रहेगा, रुकेगा नहीं। कब तक? जब तक बल न लगे। तो यही बल को समझना है यहां पर। तो ध्यान रखना है, बल के बारे में कहा गया न्यूटन के द्वारा कि बल क्या है। तो ध्यान रखना है बल के बारे में कि बल एक भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। और कैसी भौतिक राशि? तो एक ऐसी भौतिक राशि जो किसी पिंड के स्थिति को बदल दे, स्थिति को बदल दे, या दूसरा स्थिति को बदलने का प्रयास करे, स्थिति को बदलने का प्रयास करे। तो ये 2 काम है। अगर ये 2 काम कोई भी कर रहा है तो इसको समझ लेना है कि निश्चित तौर पर फोर्स है या बल है। तो ये ध्यान रखना और समझना क्या है कि ये जो है एक इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है भौतिक राशि के अंतर्गत, जिसके द्वारा 2 ही काम हो सकता है, या तो पिंड की स्थिति बदल दे या नहीं तो बदलने का प्रयास करे। इसीलिए यहां बल को समझना। तो कोई भी कहीं भी किसी पिंड का स्थिति बदल जाए या बदलने का प्रयास किया जाए, चेष्टा किया जाए, तो जिसके द्वारा यह बदलाव होगा वही बल कहलाए। तो ये बात न्यूटन ने अपने प्रथम नियम के द्वारा लोगों को समझाया। जैसे हम एक कॉन्सेप्चुअली समझें कि एक पिंड है ऐसे, और इस पिंड का एक वजन है, ये रखा हुआ है कहीं ग्राउंड पर, और इसका मास जो है m बराबर 10 kg। तो 10 kg का पिंड है और इसको यहां पर रखा हुआ है, और कोई चाहता है कि इसको उठाकर हम कहीं और ले जाएं, इसको यहां से यहां ले जाएं, विराम में है तो ये चाहेगा नहीं कि हम यहां से ही लें। लेकिन आप इसको उठाकर यहां लाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर इस पर एक बल लगाना पड़ेगा। और अगर बल इस 10 kg के अनुसार लगाया जाएगा तो फिर ये लिफ्ट होगा और उठ करके आप इसको यहां ला सकते हैं। लेकिन एक बच्चा अगर फोर्स लगाए और ये F का मान ले कि 20 न्यूटन, तो 20 न्यूटन से लगाएंगे, क्योंकि 20 न्यूटन से पिंड उठेगा नहीं। तो ऐसा नहीं है, फोर्स लग रहा है, लेकिन फोर्स लगेगा तो इसके द्वारा अगर फोर्स का मान इसके भार के बराबर या भार के लगभग बराबर होगा तब ये यहां से उठेगा। अगर इससे भार के कम होगा तो ये फोर्स इसको हटाने में संभव नहीं होगा। और इसलिए दोनों कहा गया कि अगर बल पर्याप्त मात्रा में लगेगा तो स्थिति बदल जाएगी, और अगर बल इसके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना बल से उससे कम लगेगा तो हटेगा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं कि नहीं हटेगा तो बल नहीं, बल लग रहा है, लेकिन जितना बल चाहिए उतना बड़ा बल नहीं लग रहा।
एक छोटे से बच्चे को कहीं नहीं उठेगा, 2 साल 3 साल के बच्चे से 10 केजी का पिंड नहीं उठेगा, लेकिन एक बड़ा व्यक्ति पिंड उठा लेता है। तो बड़ा व्यक्ति का बल अप्लाई हुआ तो पिंड की स्थिति बदल गई, लेकिन एक बच्चा बल लगाया तो बल लगने के बाद भी पिंड की स्थिति नहीं बदली, लेकिन यही जो क्वांटिटी ऐसा कर रहा है इसी को हम बल माने। तो पहला नियम यह पढ़ना था, ये ध्यान रखना। अब यहां के बाद जब इस बल के बारे में जानकारी मिल गया न्यूटन को, तो अब उनको यह पता करना था कि आखिर इस पिंड को उठाने के लिए बल चाहिए कितना, या कोई पिंड की स्थिति बदल गई तो कितना उस पर बल लगा, ये कैलकुलेट करना चाहते थे। और कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने एक दूसरा नियम दिया, और दूसरा नियम के तौर पर न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा जाता है। तो ये ध्यान रखना है, गति का द्वितीय नियम। तो ये गति का द्वितीय नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गति का द्वितीय नियम क्या कहता है इसी को समझना, और ये न्यूटन के प्रथम नियम के बाद द्वितीय नियम की बात आती है, और द्वितीय नियम में क्या है इसी को समझना। तो द्वितीय नियम में न्यूटन जो बल के बारे में पता लगा था, उस बल को मापने का कार्य करना चाहते थे। तो ये ध्यान रखना है कि बल को मापने की जो क्रिया होती है, ये बल को मापना है तो आपको न्यूटन सेकेंड लॉ का ही प्रयोग करना पड़ेगा। तो पहला पॉइंट यही पूछेगा, पहला परिभाषा किससे मिलता, तो प्रथम नियम से, और बल को मापा किससे जाता है, तो द्वितीय नियम से। तो कैसे मापेंगे इसको समझना, अब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझना है, रटना नहीं है। रटेंगे तो यहां साइंस का सवाल नहीं बनेगा आपसे, क्योंकि आजकल जो सवाल पूछा जा रहा है बहुत कॉन्सेप्चुअली और गहराई से पूछा जा रहा है। तो कैसे नापेंगे इसको समझें। तो ध्यान रखना है कि न्यूटन सेकेंड लॉ जो है वो बल को मापने के लिए, अब हम एक एग्जाम्पल दे रहे, उससे आपको बातें समझ में आ जाएगी। ये एक गेंद है, इसे ये फुटबॉल है, ये ध्यान रखना। अब ये फुटबॉल है और यहां इसका गोल पोस्ट है, ये ध्यान रखना। गोल पोस्ट होता है जिसमें गोल किया जाता है, कि अगर फुटबॉल को हिट किया जाए और इस गोल में इंटर कर जाए तो गोल हो जाए। अब एक फुटबॉल खिलाड़ी आता है और अपने पूरे ताकत से इस पे बल लगाता है, जितना उसको चाहिए था, गोल का एक एक्सपेक्टेशन के हिसाब से बल लगाता है, तो ये गेंद पहली बार में बल लगाने पर ये गोल तक नहीं पहुंचता, यहां से उठता है और यहां आकर गिरकर यहां रुक जाता, फिर आगे नहीं बढ़ता। यही गेंद है, F बल लगा या F1 बल लगा पहला बार, तो यहां से यहां आया। तो पहला बार जब यहां से हिट किया गया तो किक किया फुटबॉलर ने, गेंद यहां से यहां पहुंचा। तो फुटबॉलर को आइडिया लग गया कि इतना बार हिट किए थे, अभी नहीं पहुंचा। अगली बार फिर उसको मौका मिला और उसने F1 के जगह F2 फोर्स लगाया, और F2 फोर्स लगाया तो ये पिंड अब यहां से उठा और सीधा गोल पोस्ट में घुस गया। पहली बार में यहां से यहां आया था और दूसरी बार में यही गेंद यहां पहुंच गया। तो क्या अंतर है इसमें, तो अंतर यही है कि विंड वही है, फुटबॉल वही है, लेकिन व्यक्ति ने जो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स बदल गए। F1 और F2 दो अलग अलग फोर्स है, और F2 जो लग रहा है फोर्स F1 और F2, इससे पता चलता है कि F1 पहले जो लगाया था छोटा फोर्स था, बाद में F2 बड़ा फोर्स लगाया, ज्यादा तेजी से गति से ज्यादा दूर तक गेंद गई। तो यही समझना यहां पर कि पिंड पर जब फोर्स का मान बढ़ाते हैं तो उसमें गति का जो परिवर्तन होता है ज्यादा तेजी से होता है। अगर बल छोटा करेंगे तो परिवर्तन जो होगा इसकी स्थिति का या गति का परिवर्तन होगा वो धीरे हो, और गति या स्थिति के परिवर्तन को हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि त्वरण कहा जाता, और त्वरण को हम ए से सूचित करते। तो ये त्वरण है, और त्वरण जो यहां समझना है कि त्वरण जो है बल पर डिपेंड कर रहा। अगर बल छोटा है तो त्वरण धीमा है, बदलाव कम है। अगर बल बड़ा है तो त्वरण जो है बहुत ज्यादा है, और अचानक उसमें त्वरण आता है और तेज गति से पिंड आगे बढ़ने लगता। तो इसी को समझाया न्यूटन ने, कहा कि अगर किसी पिंड पर बल लगाया जाए तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा वो इस बल पर निर्भर करे। बल अगर छोटा है तो त्वरण छोटा होगा, बल बड़ा है तो त्वरण बड़ा होगा। मतलब A इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F होता है, ये ध्यान रखना। मतलब जो त्वरण उत्पन्न होता है बल के द्वारा, वो त्वरण बल पर निर्भर करेगा। अगर बल बड़ा करेंगे तो त्वरण बड़ा हो जाएगा, बल छोटा करेंगे तो त्वरण छोटा हो जाएगा। तो ये समझना। तो पहला यही नियम दे दिया। दूसरा कहा कि अगर एक फुटबॉल है जो लेदर के गेंद से खेला जाता है, उसमें हवा भरा रहता है, ब्लैडर होता है रबड़ का, उसमें हवा भरते हैं और उससे हीट करते हैं। अब यहां ध्यान दें कि अगर इस फुटबॉल
जो यहां गेंद है इसको बदल दिया जाए, इसका गेंद का अगर मास m1 है और इस गेंद की जगह एक लकड़ी का गेंद ले लिया जाए या लकड़ी की जगह लोहे का गेंद ले लिया जाए और रख दिया जाए यहां, और उसी व्यक्ति को यहां हिट करने कहा जाए कि आप पैर से ठोकर मारिए, तो जो गेंद पहले जो था ओरिजिनल जो वास्तविक गेंद थी उस पर हिट करने पर बहुत तेज गेंद गया, लकड़ी होगा तो उससे कम तेज जाएगा और लोहा होगा तो और कम तेज जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, मास जो है ये इंक्रीज कर रहा है, लकड़ी का इससे ज्यादा भारी है, लोहा लकड़ी से भी भारी है, तो मास बढ़ रहा है, और मास बढ़ता है तो गेंद का त्वरण धीमा हो जाता है, वो उतना तेजी से नहीं जाता है आगे। इसके आधार पर न्यूटन ने कहा कि त्वरण जो होता है वो मास का उल्टा समानुपाती होता है। अगर मास कम होगा त्वरण ज्यादा होगा, मास बढ़ाएंगे त्वरण घटेगा। मतलब यहां समझना क्या है कि 2 पॉइंट है न्यूटन का यहां बल को मापने के लिए। क्या पॉइंट है, तो पहला कि बल किसी पिंड पर जो लगता है वो बल के हिसाब से उसमें तो त्वरण उत्पन्न होगा, बल लगाएंगे तो त्वरण उत्पन्न होगा। ये त्वरण जो है ये बल का सीधा समानुपाती होता है, ये ध्यान रखना। तो ये एक पहला नियम दिया, मतलब दूसरा नियम के अंतर्गत पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट ये ध्यान रखना कि किसी पिंड में जो त्वरण होता है वो बल का सीधा समानुपाती होता है। और इसी में दूसरा पॉइंट दे दिया कि त्वरण जो होगा किसी पिंड का वो त्वरण पिंड के द्रव्यमान का मास का व्युत्क्रमानुपाती होता है, मतलब उल्टा अनुपाती होता। किसका, तो पिंड के मास का, तो द्रव्यमान का उल्टा है और बल का सीधा है। और यही यहां लिखा गया कि बल जो है ये बल का सीधा समानुपाती है पहला, और ये मास का उल्टा समानुपाती है दूसरा, जो हमने यहां समझाया। अब यहां इन दोनों को रिलेट करें तो 1 और 2 से देखें तो आप ये त्वरण इधर है कॉमन, इसके लिए तो लिख सकते हैं एक स्टेटमेंट के तौर पर ए, अगर इन दोनों को कंबाइन करें तो ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F/m होगा, ये ध्यान रखना। अब अपॉर्चुनिटी को हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा। अब कांस्टेंट आएगा तो यहां पर हम इसको बढ़ा रहे हैं आगे, 1 और 2 से हमने लिखा ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/m, और इसको लिखें तो लिख सकते हैं ए बराबर k इंटू F/m, जहां k क्या है, तो k एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है। अब यहां ध्यान रखना है कि अब k कांस्टेंट है, अगर k का मान 1 ले लिया जाए तो k का मान 1 लेंगे तो यहां जो आएगा a बराबर 1 इंटू F/m, और इसलिए अगर लिखा जाए तो F बराबर लिख सकते हैं m इंटू a, ये ध्यान रखना। F बराबर m इंटू a बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण राशि है जिसके द्वारा अक्सर एग्जाम में प्रश्न में पूछा जाता है। तो ध्यान रखना है F बराबर m इंटू a, जिसको आप लिख सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान और गुना त्वरण। तो द्रव्यमान गुना त्वरण को बल कहते, और ये सब आप पढ़ चुके हैं, पहले भी हम कुछ जो वीडियो के माध्यम से आपको समझाया है वो सब कुछ बताया गया। तो ये ध्यान रखना है बल क्या है, तो द्रव्यमान और त्वरण। मतलब क्या है कि किसी पिंड पर बल अप्लाई किया जाए, बल लगाया जाए, तो बल जो लगा उस पर वो कितना लगा ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो पिंड का द्रव्यमान और पिंड में उस बल के कारण जो उत्पन्न त्वरण है दोनों को गुना कर देंगे तो हमको पता लगेगा कि बल कितना। मतलब एक व्यक्ति हिट किया F1 से, तो इसका अगर त्वरण पता हो तो इसके मास और इस पिंड का त्वरण को गुना कर देंगे तो ये पता लगेगा कि कितना बड़ा बल इस पर लगाया गया। तो ये ध्यान रखना है कि पिंड पर जो बल लगता है वो द्रव्यमान गुना त्वरण से कैलकुलेट होता, और यही मापने का काम न्यूटन करना चाहते थे। उनका उद्देश्य था कि द्वितीय नियम से जो लगाया गया कि द्रव्यमान का उल्टा समानुपाती और बल का सीधा समानुपाती, इन दोनों रिलेशन को अगर कैलकुलेट किया जाए तो बल को आप कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इन दोनों के आधार पर अगर यूनिट पूछा जाए तो बल का जो इकाई होगा, तो इकाई बहुत इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो यूनिट ध्यान रखना है। ऑब्जेक्टिव में, सामान्य जीएस में सामान्यतः इकाई, बीमा, उसके भौतिक राशि का कैरेक्टर, ये सब ध्यान रखना। तो ध्यान रखना है कि यूनिट क्या होगा, तो यूनिट द्रव्यमान का किलोग्राम होता, और किलोग्राम और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर यूनिट है बल का।
और इसको खोजा चूंकि न्यूटन ने, इसलिए इसको न्यूटन भी कहते हैं। तो बल का इकाई न्यूटन है, या और करके इसको लिख सकते हैं, या तो ये कहें या ये कहें न्यूटन। और अगर सिंबल दिया हुआ हो तो कैपिटल एन लिखेंगे। तो ये ध्यान रखना है, जब वैज्ञानिक का साइंस में या फिजिक्स में कहीं क्वांटिटी का इकाई वैज्ञानिक के नाम पर हो तो हमेशा यहां स्मॉल लेटर देना है, और अगर इसका संकेत दिया हुआ तो फिर कैपिटल लेटर लेना। जैसे जूल है, अर्ग है, ओम है, जहां भी आपको यूनिट मिले आपको पहला लेटर स्मॉल लेटर में ही लेना है, तभी सही होगा। कभी कभी क्वेश्चंस ऐसे भी एग्जाम में फंसा देता है स्टूडेंट्स को, जो लगता है कि हम बिल्कुल सही बनाकर आए। बीपीएससी में किसी भी एग्जाम में बैठते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो लगता है कि हम तो 90% स्कोर करके आए। अब बिल्कुल लगता है कि ये सही है, न्यूटन यहां सही है, लेकिन न्यूटन जो है अगर न्यूटन ऑप्शन में ऐसे लिख दिया तो आप इसको टिक कर देंगे तो गलत हो जाए। और यही कंफ्यूजन था, जब फिर आंसर की आता मिलाते हैं तो हर दिन स्कोर नीचे गिरता, और 10 दिन होते होते इतना गिर जाता है कि हम रेस से बाहर हो जाते हैं। तो मौलिक चीजों को समझना, जो फंडामेंटल है, एकदम बिल्कुल मूल बात है, उसको समझना। अब यहां के बाद ध्यान देना है कि बल एक डायरेक्शन में लगता है, मतलब इसको अगर यहां पोस्ट करना है तो फोर्स जो लगाना है इसी दिशा में लगाना। अगर इस फोर्स को किसी और दिशा में लगा देंगे तो इस गोल पोस्ट में नहीं पहुंचेगा, कहीं और पहुंच जाएगा, तो गोल नहीं हो पाएगा। थोड़ा सा एंगल चेंज होता है तो गोल नहीं हो पाता और टीम मैच हार जाती है। और यही अगर दिशा सही हो, आपने जो फोर्स लगाया उसका डायरेक्शन अगर फिक्स है, सही है, तो वो गेंद हिट हो जाता। देखते हैं थोड़ा सा फोर्स क्रिकेट मैच में गलत लगता है, गलत डायरेक्शन में, तो बैट्समैन कैच आउट हो जाता है। लेकिन अगर सही एंगल से सही दिशा में लग जाए तो गेंद बहुत लंबा छक्के के रूप में चला जाता है, बाउंड्री पार करता है। तो ये सब दिशा पर डिपेंड होता है बल। और जब बल दिशा पर होगा तो बल एक सदिश राशि है, ये ध्यान रखना, मतलब इसमें डायरेक्शन होगा। अब यहां ध्यान देना है कि इस राशि का यूनिट ये है, न्यूटन भी कह सकते हैं, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। अगर सीजीएस में देगा तो ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा सीजीएस में, ये एसआई में है। ये ध्यान रखना है कि एसआई पद्धति में है और ये सीजीएस में है। और जब सीजीएस में होता है तो इसके लिए एक अलग वैज्ञानिक का नाम है, और तब इनको डाइन कहा जाता है, ये ध्यान रखना। तो डाइन भी, ये भी हमने गलत लिख दिया है, यहां पर डाइन जो होगा स्मॉल में होगा, तो डाइन लिखना है, ये ध्यान रखना है, ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां थोड़ा सा और यहां पर हम बता दे रहे हैं, बीमा पहले भी चर्चा हुई है, लेकिन आया था, हमने कहा था कि जहां जहां आएगी राशियां अलग अलग तो उसको हम डिस्क्राइब करेंगे। अब बीमा लें तो द्रव्यमान का m होता है, त्वरण का L-T-2 होता, मतलब ये जो बीमा है इसका mL-T-2 होता। तो यही न्यूटन ने सेकेंड लॉ से दुनिया को बता दिया कि कैसे हम बल को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके द्वारा कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ न्यूमेरिकल सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामान्यतः जो नॉर्मल हम लोग पढ़ रहे हैं बीपीएससी के लिए, सचिवालय सहायक के लिए, यूपीएससी के लिए, वहां पर न्यूमेरिकल सवाल नहीं मिलेगा। लेकिन अगर रेलवे देना है, अगर कोई टेक्नीशियन का एग्जाम देता है, कोई टेक्निकल पोस्ट का कुछ एग्जाम होते हैं एनडीए वगैरह का, तो उसमें आपको कुछ न्यूमेरिकल सेक्शन से छोटा छोटा न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है। तो इतना चीज ध्यान रखें। अब थोड़ा सा ध्यान देना है दो चीज पर जो बेसिक है, मौलिक, जो एग्जाम में पूछेगा। एक कि हम लोग को समझना है एक न्यूटन, ये ध्यान रखना कि एक न्यूटन का बल कहते किसको है, और एक न्यूटन का मान सीजीएस में कितना होता है, क्योंकि न्यूटन एसआई पद्धति में। तो एक न्यूटन का मान को समझने के लिए समझना क्या है कि एक पिंड हो ऐसे, और इस पिंड पर एक फोर्स लगाया जाए, ये एफ फोर्स लगाएंगे। तो एफ फोर्स लगाएं और ये पिंड में त्वरण उत्पन्न हो जाए ए बराबर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का, ये ध्यान रखना। तो बल अगर लगाएं और त्वरण इतना आ जाए तो ये बल का जो मान है, ये ध्यान रखना है कि कैलकुलेट करने के लिए हमने कहा कि बल बराबर क्या होता है, तो अभी पढ़ा कि बल बराबर m इंटू ए होता है। तो अगर इसका मास m जो हो, ये दिया रहे 1 kg, 1 kg का मास है, और एक फोर्स लगाएं और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाए, तो ये जो फोर्स होगा ये 1 न्यूटन कहलाएगा। मतलब सिंपल कि 1 न्यूटन बल होता क्या है, तो समझना क्या है कि 1 किलोग्राम 1 kg का
पिंड में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल को 1 न्यूटन कहा जाता है। एकदम ध्यान रखना है, ये कई बार एग्जाम में सीधा स्टेटमेंट ही पूछ दिया। तो स्टेटमेंट क्या है कि जब हम 1 किलोग्राम का एक पिंड ले लें और उसमें हम फोर्स लगाकर 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दे, तो जैसे ही कर देंगे तो F बराबर ma से आप कैलकुलेट करेंगे तो न्यूटन मिलेगा। जैसे यहां 1 केजी का मास है, त्वरण 1 मीटर पर सेकंड, बल कितना, तो F बराबर अभी हमने पढ़ा कि m इंटू ए होता है, तो मास 1 केजी, त्वरण 1 केजी, गुना करेंगे तो 1 केजी और 1 केजी कितना होगा, तो 1 न्यूटन हो जाए। और ये न्यूटन एसआई पद्धति में होता है, जिसका एक्चुअल वैल्यू किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब इसको सीजीएस में अगर चेंज करें 1 न्यूटन को, तो 1 न्यूटन को आप सीजीएस में निकालना चाहते हैं तो 1 न्यूटन मैंने कहा क्या है, तो 1 न्यूटन जो है वो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब इसको चेंज करें तो सीजीएस में सब वैल्यू लेना पड़ेगा, तो सब वैल्यू सीजीएस में लेंगे तो किलोग्राम ग्राम होता है, तो यहां 1 केजी है तो 1 केजी का जब ग्राम में लेंगे तो 1000 ग्राम, यहां मीटर है सेंटीमीटर में लेंगे तो ये 100 सेंटीमीटर। सेकेंड सीजीएस में और एसआई दोनों में सेकेंड ही होता है, तो इसको कोई चेंज नहीं करना। अब यहां अगर ऐसे करें तो यहां जो वैल्यू आएगा 3 और 2 5, तो ये 10 का पावर 5 हो गया, ये ग्राम हो गया सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहां पर ये जब रहता है तो इसको न्यूटन कहते हैं, और जब ये आ जाता है तो इसी को एक अलग नाम देते हैं जिसको डाइन कहा जाता है। मतलब क्या है कि अगर आपको वैल्यू दे दे कि 1 न्यूटन बराबर कितना, तो 10 याद रखना है, 10 का पावर 5 डाइन, ये ध्यान रखना, जिसके द्वारा अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो सदिश राशि है, इसकी यूनिट, इसका डायमेंशन, सीजीएस वैल्यू, एसआई वैल्यू, और साथ ही न्यूटन्स के नियम से कैसे कैलकुलेट करते हैं ये ध्यान रखना। तो प्रथम नियम से परिभाषा मिल गया, दूसरे नियम से बल को माप लिया न्यूटन ने। अब समझना था न्यूटन को कि न्यूटन का गति का नियम जो दिया उसमें तृतीय नियम की बारी आ गई, और तृतीय नियम के द्वारा वो समझना चाहते थे कि बल का स्वभाव कैसा होता है, बल कैसे बिहेव करता है, कब किस तरह के बल को हम अध्ययन कर सकते हैं। तो इसके लिए थर्ड लॉ की जरूरत पड़ी, और थर्ड लॉ के रूप में एक इंपॉर्टेंट नियम आया जिसको हम गति का तृतीय नियम कहते हैं। तो गति का तृतीय नियम जो आया ये क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेना। तो न्यूटन्स के गति का नियम लगभग कंप्लीट हो जाएगा, इसके अलावा भी बहुत कुछ है जिसमें जानना। आज नियम समझा देते हैं, अगले दिन कुछ क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस भी करवाएंगे। तो चलिए थर्ड लॉ को देखें। तो थर्ड लॉ को पहले तो याद रखना है, जो आपके जीएस के लिए जरूरी है, कि तृतीय नियम की जरूरत थी बल के प्रकृति को पता करने के लिए। प्रकृति मतलब होता है नेचर, तो नेचर ऑफ फोर्स ये जानना था न्यूटन को, इसलिए थर्ड लॉ की जरूरत पड़ गई। तो एग्जाम में पूछ दे परिभाषा किससे, तो प्रथम नियम से, बल को मापा किससे, तो द्वितीय नियम से, और बल की प्रकृति किससे पता लगता है, नेचर ऑफ फोर्स। तो ये ध्यान रखना है कि ये जो पता लगता है ये थर्ड लॉ से पता लगता है, और थर्ड लॉ सबको याद होता है, फिजिक्स पढ़ें ना पढ़ें, आर्ट्स के वैज्ञानिक विद्यार्थी हो, साइंस के विद्यार्थी हो, एक सामान्य घर में भी पता लगता है, उनको भी पता होता है कि थर्ड लॉ कहता क्या, लेकिन उसके बेसिक चीज को नहीं समझ पाते कि वो कहता क्या है और उसका इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। सिर्फ याद रहते हैं नियम। तो नियम कहता है क्या, तो बिल्कुल आसान, लेकिन थोड़ा सा यहां माइन्यूटली ऑब्जर्व करना, चीजों के शब्द पर पकड़ना है, शब्द को थोड़ा भी इधर उधर करेंगे गलत हो जाए। तो पहला तो ध्यान रखना है, कहा कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये ध्यान रखना। तो पहला तो यही ध्यान रखना, प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है।
तो ये ध्यान रखना है कि प्रत्येक क्रिया, जहां भी क्रिया होगा, क्रिया को यहां एक्शन कहते हैं और प्रतिक्रिया को रिएक्शन कहते हैं। मतलब नेचर में, चूंकि फिजिक्स में नेचर को ही पढ़ना होता है, प्रकृति, और प्रकृति को जब पढ़ेंगे तो प्रकृति में कहीं भी, कहना था न्यूटन के, कहीं भी अगर एक्शन हो रहा है तो निश्चित तौर पर वहां रिएक्शन मिलेगा, और एक्शन और रिएक्शन दोनों बराबर होगा। यहां लिखा हुआ है बराबर होगा, लेकिन विपरीत होगा। विपरीत यहां चूंकि फोर्स है, सदिश राशि है, तो एक अगर पूरब होगा तो दूसरा पश्चिम होगा, एक अगर उत्तर होगा तो दूसरा दक्षिण होगा, एक ऊपर होगा तो दूसरा नीचे होगा, निश्चित तौर पर यह विपरीत होगा। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर होता और साथ ही विपरीत होता। और यहां पर एक पॉइंट और कि क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया अलग अलग पिंड पर कार्य करता है, अलग अलग पिंड पर कार्य करता है, ये ध्यान रखना है। तो क्रिया प्रतिक्रिया होगा, दोनों बराबर होगा, विपरीत भी होगा, लेकिन साथ ही साथ अलग अलग पिंड पर कार्य करेगा, बिल्कुल ध्यान रखना है। अब सिंपल हम एक एग्जांपल दें कि हम सड़क को ले लें ऐसे, और एक व्यक्ति चल रहा है सड़क पर, और जब चलता है तो उसका पांव जो होता है वो ऐसे होता है, ये पांव ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो जब हम आगे चलते हैं तो पांव को पीछे प्रेस करते हैं, किसको? पृथ्वी को। तो पृथ्वी को प्रेस करते हैं तो पृथ्वी पर हमारे शरीर के भार द्वारा पैर की मदद से पृथ्वी को दबाया जाता है, जो एंगल पर ऐसे होता है। तो ये फोर्स अगर पृथ्वी पर पांव के द्वारा किसी व्यक्ति को दबाया जाए तो ये ऐसे लगा, तो निश्चित तौर पर ये जो फोर्स लगा, तो यहां जो आपने दबाया, यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो एक्शन हो रहा है, किस पर? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी इसको रिएक्शन देगी, रिएक्शन देगी मतलब इसको धकेलेगी आगे। जब धकेलेगी तो इसी पर, बॉडी पर जब फोर्स लगाएगी तो इस पर जो फोर्स लगेगा एग्जैक्टली दोनों बराबर होगा, इधर ही धकेलेगा, पृथ्वी पांव को धकेलेगी। तो ये जो फोर्स लगेगा पृथ्वी के द्वारा बॉडी पर, ये रिएक्शन होगा, ये ध्यान रखना। तो आपने पृथ्वी पर एक्शन किया और पृथ्वी बदले में रिएक्शन दिया। तो पृथ्वी जब रिएक्शन देती है तो निश्चित तौर पर हम चल पाते हैं। अगर वो रिएक्शन देना बंद कर दे तो कोई भी पिन पृथ्वी पर चल नहीं पाएगी। एक गाड़ी का पहिया जब घूमता है तो गाड़ी का पहिया पृथ्वी को पीछे धकेलता है और पृथ्वी उसको आगे धकेलती तो गाड़ी चलने लगता है। कभी इमेजिन किए हैं कि एक व्यक्ति जब स्वाम्पी में, दलदल एरिया में कहीं फंस जाता है तो बाहर नहीं निकल पाता, और जितना प्रयास करता निकलने का वो दलदल में उतना ही अंदर धंसता चला जाता। क्यों? क्योंकि वो स्वाम्पी एरिया है, कीचड़ मडी एरिया है, दलदल है वहां पर। तो दलदल के जगह पर रिएक्शन फोर्स नहीं मिल पाता, और रिएक्शन फोर्स जब नहीं मिलेगा तो कितना भी आप ताकत लगाएंगे, जब पृथ्वी धकेलेगी नहीं ऊपर, आप ऊपर नहीं आ सकते, और जब नहीं धकेलेगी धीरे धीरे आप नीचे चल जाएंगे। कभी कभी बड़ी बड़ी गाड़ियां कीचड़ में फंस जाती है और रिएक्शन फोर्स नहीं मिलता है, तो कितना भी इंजन ताकत लगाता है, पहिया घूमता है, लेकिन गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाती। तो हम क्या करते हैं, कीचड़ है तो वहां कुछ सॉलिड मटेरियल, ईंट, पत्थर, स्टोन चिप्स डाल करके चाहते हैं कि रिएक्शन फोर्स मिले, गाड़ी आगे बढ़ जाएगी। तो ये ध्यान रखना है कि एक्शन रिएक्शन होगा। आप यहां देख रहे हैं कि एक्शन रिएक्शन दोनों बराबर है, ये फिर दोनों बराबर है। ये अगर पृथ्वी को ऐसे धकेले नीचे की तरफ तो पृथ्वी बॉडी को धकेल रही है ऊपर की तरफ, और इसलिए हमने कहा ये ध्यान रखना है कि एक्शन और रिएक्शन बराबर तो होगा ही, विपरीत दिशा में होगा और दो अलग अलग पिंडों पर कार्य करेगा। और इसको आप बहुत आसान नहीं समझे, हमने कहा सबको नियम याद रहता है, लेकिन जब क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअली पूछता है तो हम नहीं बना पाते। तो इसको हम समझाएंगे अगले वीडियो में, कुछ क्वेश्चंस की मदद से कुछ प्रश्न आपको बताया जाएगा, जिससे आप बिल्कुल कॉन्सेप्चुअली समझ जाएंगे कि कैसे कहां पर ध्यान रखना। तो यही 3 नियम न्यूटन ने दिए गति से संबंधित अपने पुस्तक में। तो इसको आप देखें, अगले वीडियो में फिर इसको आगे कंटिन्यू करूंगा और अगला वीडियो अगले विषय के साथ मिलूंगा आपसे। तब तक के लिए जहां रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें
अपने आसपास के दायित्व को भी निभाने का प्रयास करें। कोई भी आसपास भूखा हो, किसी को कोई किसी चीज की मूलभूत चीजों की आवश्यकता हो, जरूर कोऑपरेट करें, क्योंकि आज सोसाइटी में, देश में इसी की सबसे ज्यादा नीड है, सबसे ज्यादा जरूरत। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, ताकि अगर कुछ कमी हो तो मैं और इंप्रूव कर सकूं। थैंक यू।